Good evening, all of you. So today we will discuss about the concept of cloud computing, how cloud computing works, and how cloud in come to the picture. And nowadays, it's a trending technology, in many multinational companies and many applications and softwares are using cloud technology to enhance their computation power and storage capacity. So cloud is a very trending technology and the most demanding technology in nowadays. So we will discuss about the cloud technology and their concept. Uh, let's start. I will share my screen. Okay, I will share. I hope the screen is visible to all. तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं बेसिक आइडिया से कि जो कंप्यूटेशन है वो कैसे काम करता है, कंप्यूटर जो है वो कैसे काम कर रहा है, अगर उसमें कोई एप्लीकेशन मैंने होस्ट किया तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, और क्लाउड की डिमांड, क्लाउड की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी है। हमारा काम तो बेसिक जो सिस्टम थे, सर्वर से, उनसे भी काम हो रहा था, है ना। तो क्लाउड की क्या ज़रूरत हमको पड़ी कि आज सभी कंपनीज और जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, क्लाउड पे काम कर रहे हैं, है ना। और हमने देखा है कि बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट्स में। तो अगर हम कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं एज अ डेवलपर या फिर एज अ आर्किटेक्चर, तो हमको क्लाउड पे काम करना वो होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज अ क्लाउड, क्लाउड है क्या, क्या भला है ये, क्या चीज़ है, इसकी इतनी डिमांड है मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटेशन क्या होता है एक्चुअली, अगर जिसको एक बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। तो मैं इसको दे देता हूँ एक मेरा, ये मेरा क्या है, लोकल सिस्टम है। राइट, ये मेरा लोकल सिस्टम है और इसको मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो माय लोकल सिस्टम, राइट। तो एक मेरे पास सिस्टम है जिसकी कुछ कैपेसिटी है, इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो इसके पास 4 GB का रैम है, 500 GB का इसके पास हार्ड डिस्क है, और इसकी कुछ नेटवर्किंग कैपेसिटी है। मान लो कोई बैंडविड्थ होगी इसकी, वैसे कुछ नेटवर्किंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, तो मैं उसको क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो नेटफ्लिक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके पास उसने क्या किया होगा, सबसे पहले तो उसका एप्लीकेशन डेवलप किया होगा कि यूज़र की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट है उसको देख रहे हैं। और नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, कंटेंट अपलोड कर रहा है, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर कंपनी है। मान लो मूवीज प्रोवाइड कर रहा है, वेब सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, ये सारा डेटा वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है ना। वो नेटफ्लिक्स जो हमको विजिबल है, जो हमको दिखता है एक वेब एप्लीकेशन पे, ब्राउजर पे दिख रहा है, या फिर एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड में मैंने डाउनलोड किया है, तो उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो वो क्या है, एज एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है ना। तो वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं रिमोट पे क्या होगा, पहले तो उन्हें लोकल सिस्टम पे सारी चीज़ें की, है ना, सब कुछ अपलोड किया, सारी चीज़ें अपलोड की। तो नेटफ्लिक्स जब स्टार्टिंग में आया होगा तो उसके पास 4 GB रैम है, तो चलो चल जाएगा कि कंप्यूटेशन हो जाएगा। 500 GB हार्ड डिस्क की तो चलो यार, एक दो मूवी है, अभी मेरे पास स्टार्टिंग में इतना को मार्केट है नहीं, मेरा इतना कंज्यूमर मेरे पास नहीं है, तो ये जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है इसमें मेरा काम हो जाएगा ना। नेटफ्लिक्स का ये कहना है कि स्टार्टिंग में जब नेटफ्लिक्स आया, हॉट स्टार आया, तो उसके पास 4 GB की रैम में, 500 GB की हार्ड डिस्क में और कुछ नेटवर्किंग बैंडविड्थ के साथ उसका काम चल रहा था, है ना। उसके पास मल्टीपल यूजर नहीं थे इतने ज़्यादा, जितने आज 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इतने यूजर थे, उतने पहले नहीं थे। तो स्टार्टिंग में वो क्या करता है, एक लोकल सिस्टम पे उसका सारा क्या कर लेता है, आर्किटेक्चर बना लेता है, और उसको इस वाले सिस्टम पे क्या कर लेता है, अपलोड कर लेता है ना। लोकल पे मतलब कि उसके पास उसके खुद के सिस्टम में उसने सर्वर बनाया, सारी चीज़ें उसने की, और वहाँ पे उसने उसका वेब एप्लीकेशन लाइव कर दिया, जो पब्लिकली क्या है, सबको विजिबल है, सबको, सब लोग उसको क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। देन जब जब जैसे जैसे उसके नेटफ्लिक्स के यूज़र बढ़ते गए, है ना, उसकी डिमांड बढ़ती गई, है ना, उसमें कंटेंट ज़्यादा उसने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो जब यूज़र बढ़े, है ना, नेटफ्लिक्स का जब यूज़र बेस बढ़ा, मान लो उसका यूज़र बेस बढ़ेगा, उसका कंटेंट इंक्रीज होगा, है ना, और वो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
तो ये सारी चीजें देखते हुए क्या होता है कि उसको उसका जो ये सर्वर था, ये कैपेसिटी जो थी उसकी कैपेसिटी क्या है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन या फिर इस वाले डिमांड के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता है। अगर मेरे पास यूजर बेस ज्यादा है, 1 मिलियन यूजर है, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख यूजर है, तो वो ये सिस्टम, अगर इस सिस्टम पे रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सिस्टम क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है और प्रॉपर क्या कर पा रहा है, अपना जो कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आता है कि या तो ऐसे 10 सिस्टम में लगा लूँ, है ना, मेरा जो लोकल एरिया है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं क्या करूँ, छोटे छोटे क्या करूँ और सर्वर को बढ़ा दूँ। मान लो एक सर्वर ये बढ़ाया, उसके बाद दूसरा सर्वर फिर मैंने वन, देन सेकेंड सर्वर मैंने बनाया, दो, थर्ड सर्वर। तो ऐसे में एन नंबर ऑफ सर्वर्स क्या करते गया, इंक्रीज करते गया अकॉर्डिंग टू माई डिमांड। तो ये बेस्ट केस था कि वो क्या करता है, जितने उसके यूजर आ रहे हैं, तो मान लो ये यूजर 100 यूजर को एक्सेप्ट कर पा रहा है, उनकी सर्विस को, सॉरी उनकी रिक्वेस्ट को क्या कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है। देन 200 यूजर हो जाते थे, एक एक सर्वर और मैं बना दूंगा, दूसरा सर्वर और बना दूंगा, तीसरा सर्वर और बना दूंगा। तो हियर जो सर्वर इज क्या है, सर्वर इज बेसिकली कंप्यूटेशन मशीन, जहाँ पे क्या है, मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है। और अगर मैं वेब ब्राउजर को रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरी सर्विस जो रिक्वेस्ट आती है वो कहाँ पे आती है, इस सर्वर पे आती है। देन सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और आपके ब्राउजर पे नेटफ्लिक्स का कंटेंट दिखेगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर मेरा यूजर बेस बढ़ता तो मैं क्या करूँगा, सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, नया नया सर्वर को कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करूंगा और सर्वर की नंबर ऑफ सर्वर को क्या करूंगा, इंक्रीज करते जाऊंगा। जैसे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे नंबर ऑफ सर्वर्स को क्या करते जाऊंगा, इंक्रीज करते जाऊंगा। तो ये कंसेप्ट होता था, है ना। तो ये सारी चीजें जब कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, जब ये सर्वर मेरा रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, मल्टीपल साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है उसके पास, तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो मैं जैसे ही इस वाले सर्वर को एड ऑन करते जाऊंगा तो उस टाइम पे ये सर्वर क्या चले जाएगा, स्टैंड बाय मोड में। मतलब ये काम नहीं करेगा, ये आपको रिक्वेस्ट का आंसर नहीं करेगा। मतलब आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा कि सर्वर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली या फिर पेज नॉट फाउंड की एरर देगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे ऑटोमेटिक स्केल अप करना और स्केल अप डाउन करना। स्केल अप का मतलब जैसे डिमांड बढ़ी, सर्वर्स मैंने बढ़ा दिया, जैसे डिमांड कम हुई, सर्वर्स मैंने कम कर दी। ये सारी चीज़ मुझे ऑटोमेटिक करनी है। तो ये सारा जो हसल है, इस सारे हसल फ्री होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स का हेल्प लेता है। मतलब क्लाउड की जो सर्विसेज है उनको क्या करता है, वो यूज करता है। तो जो मेन कंसेप्ट है क्लाउड सर्विसेज को यूज करने का, वो सिंपल सा ये है कि जो रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट द डेवलपमेंट वर्क, थ्रू आउट योर प्रोसेसिंग वर्क, और या फिर स्टोरेज पर्पज से, जिस भी पर्पज से आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। मान लो ये क्या है, कंप्यूटेशन, ये एक पूरा एरिया है। यहाँ पे क्या रखे हैं, सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, कंप्यूटेशन रखे हुए हैं, और अलग से मैंने यहाँ पे क्या बना लिया है, स्टोरेज कैपेसिटी। ये सारी स्टोरेज कैपेसिटी। तो अगर ऑन प्रीमाइस बेसिस पे, ऑन प्रीमाइस का मतलब अगर मेरी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंप्यूटेशन पावर की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं सारी मशीन्स खुद घर पे लेके आऊँ, मतलब मेरे सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आऊँ और उनको सेटअप करूँ। और दूसरा मेरे पास ये है कि मैं क्या करूँ, किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का, जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी सर्विसेज को क्या करूँ मैं, एक्सेस करके अपना काम कंप्लीट करूँ, अपना जो भी इंडिविजुअल टास्क है मेरा उसको कंप्लीट करूँ, है ना। तो टास्क मेरा क्या हो सकता है, या तो मुझे जो एप्लीकेशन उसको डिप्लॉय करना है, उस एप्लीकेशन को पूरा मैनेज करना है, सर्वर्स कब बढ़ाना है, सर्वर्स कब कम करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो मैं क्या करूँ, या तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लूँ, या तो खुद मैं क्या करूँ, ऑन प्रीमाइज बेसिस पे। ऑन प्रीमाइज बेसिस का मतलब क्या होता है, ऑन प्रीमाइज बेसिस का मतलब होता है कि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लो आपको 100 GB डेटा, मान लो आपको 100 GB डेटा की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, 100 GB का हार्ड डिस्क लेके आ जाओगे। आपको 8 GB रैम वाले प्रोसेसर की जरूरत है, आपको i7 की जरूरत है, तो आप i7 लेके आ जाओगे, है ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की आपको जरूरत है। बट एक बार जब आप वो सिस्टम लेके आ जाते हो, तो आपको जब इन फ्यूचर जब उसमें इन्हांसमेंट या फिर उसमें कुछ स्केल अप करने की या फिर उसको बढ़ाने की कुछ भी रिक्वायरमेंट आपको आती है, तो आप उसको नहीं कर पाओगे।
मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सर्वर आपको वापस से परचेस करना पड़ेगा। आपको अगर मेमोरी की जरूरत पड़े आपको मेमोरी परचेस करना पड़ेगी, आपको रैम की जरूरत है आपको रैम परचेस करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट हाई स्पीड वाला चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या मैन्युअली करना पड़ेगी, तो ये मैन्युअली करने में आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा लगेंगे, और उसको सबको मैनेज करने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए भी आपको दूसरे एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे हसल से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करूँगा। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मुझे क्या करता है, कंप्यूटेशन की फैसिलिटी देता है, और मुझे स्टोरेज की कैपेसिटी देता है, मुझे नेटवर्किंग के लिए अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, देन मुझे क्या करता है, डेटाबेस प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें क्या है, क्लाउड में अलग अलग सर्विसेज है ना। तो क्लाउड में सर्विसेज मेरे पास कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, कंप्यूटेशन, स्टोरेज, देन नेटवर्क, है ना। तो मेनली ये तीन सर्विसेज है मेरे पास। या तो मुझे क्या करने का, प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, या तो मुझे स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, या फिर मुझे नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे जो फैसिलिटी है ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, मुझे प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, कंप्यूटेशन हो गया। तो ये सब कुछ क्या है मेरे पास, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, डिजिटल ओशन, अलीबाबा क्लाउड, IBM क्लाउड, ये सारे उनके पास क्या है, अ, उनके पास मैसिव कंप्यूटेशन पावर है ना, और मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी है। क्योंकि उनने क्या कर रखा, मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। एक फिजिकली लोकेशन पे, मान लो गूगल का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो गूगल के पास उसके मल्टीपल डेटा सेंटर है, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, प्रोसेसिंग पावर रखी हुई है ना, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, रैम रखी हुई है, स्टोरेज रखी, हार्ड डिस्क रखी हुई है, रैम रखी हुई है, रोम रखी हुई है। जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है एक IT कंपनी को या फिर किसी दूसरी कंपनी को, उसका आर्किटेक्चर बनाने के लिए, वो सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं रखी हुई है, कहीं ना कहीं उनका सेटअप है, कहीं ना कहीं उनका क्या है, आर्किटेक्चर है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ है, रिमोट लोकेशन पे रखी हुई है ना। मान लो आप यहाँ बैठे हो किसी दूसरी लोकेशन पे, आपका ये लोकल सिस्टम है, ये किसी और कैपेसिटी, ये इंडिया में है और ये कहाँ USA में है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड का, तो आपको इसमें से कंप्यूटेशन की जरूरत है तो आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे कंप्यूटेशन पावर की जरूरत है, तो आपको वो सारी चीजें कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल का साफ फंडा ये होता है कि आपको स्टोरेज की जरूरत है तो कैपेसिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, है ना। वर्चुअल फॉर्मेट में, मतलब आपको 100 TB डेटा बेस की जरूरत है, मतलब आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें 100 TB तक का डेटा आपको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे लोकल से इस क्लाउड प्रोवाइडर को कि मुझे 100 TB का डेटा बेस चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, 100 TB का डेटा क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, तो आप मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करो। तो ये रिस्पॉन्स में आपको क्या दे देगा कि हाँ मेरे पास ये सर्विसेज है, तो ये आपको हमने प्रोवाइड की, और उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्जेस होगा वो आपको चार्जेस पे करने होंगे, पे पर यूज बेसिस पे, मतलब जितना आप इस सर्विस को यूज करोगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको, राइट। ये सारा कंसेप्ट होता है क्लाउड का, है ना। तो कंप्यूटेशन सर्विसेज, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी सर्विसेज को हम मुझे क्या करना है, क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू एक्सेस करना है। मतलब मुझे कंप्यूटेशन पावर, मैसिव कंप्यूटेशन पावर की रिक्वायरमेंट है, और वो मैं ऑन प्रीमाइस बेसिस पे सेटअप नहीं कर पाता हूँ, मतलब खुद से अपना डेटा सेंटर नहीं बना सकता हूँ, उसको सेटअप नहीं कर पाऊंगा, है ना। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव है, मुझे ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, और मेरा मेन गोल ये नहीं है कि मैं क्या करूँ, डेटा सेंटर बनाऊँ और सारी चीजें खुद से मैनेज करूँ। मेरा क्या है, एक बिजनेस गोल है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बाइजूस, तो बाइजूस को एग्जाम्पल क्या है कि उसको कंटेंट प्रोवाइड करना है, एजुकेशन रिलेटेड क्या करना है, कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो बाइजू के पास इतना पैसा है कि वो क्या कर सकता है, खुद का डेटा सेंटर बना सकता है, बट वो ये सारी हसल से बचने के लिए कि यार डेटा सेंटर कौन मैनेज करेगा, है ना, कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको कौन मैनेज करेगा, तो ये सारी चीजों से बचने के लिए वो क्या करता है, ऑन प्रीमाइस बेसिस पे सेटअप ना यूज करके वो क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का यूज करेगा, दैट्स इट, इट्स अ क्लाउड सर्विस है ना। तो जो क्लाउड टेक्नोलॉजी होती है वो यही होती है कि एक रिमोट लोकेशन पे एक डेटा सेंटर है जिसके पास मैसिव कंप्यूटेशन पावर है, जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी की भी कोई अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसके पास नेटवर्क बैंडविड्थ भी हाई है, तो आपको उसका क्या करना है, उस आर्किटेक्चर में जो रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है आपको उनका यूज करके आपके एप्लीकेशन को क्या करना है, डिप्लॉय करना है, मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है ना। और ये सारी चीज आपको परफॉर्म करनी है, तो आप क्या करोगे, किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लोगे, है ना। तो यहाँ पे चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो सर्विस आप यूज करोगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे पर यूज बेसिस पे, मतलब
पे पर यूज का मतलब जितना आप सर्विस, मान लो आपको 10 GB की जरूरत है तो 10 GB का आपको पे करना पड़ेगा बस। मान लो 10 GB के बाद 100 MB और आपने यूज किया तो उसके बाद 100 MB का ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। मान लो एक कंप्यूटर है जो आपने उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे क्या किया है, ऑन किया है। मान लो ये वाला आपने यहाँ से क्या कि रिक्वेस्ट की, इसको परचेस किया, तो आपने इसको क्या किया, एक 1 मंथ के लिए आपने इसको ऑन रखा, तो आपको 1 मंथ तक पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, आप क्या करोगे, मशीन को शट डाउन करोगे, और मशीन या तो डिलीट करोगे, इंस्टेंट को टर्मिनेट करोगे, तो उसके बाद आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जितना आप सर्विसेज यूज करोगे उतना ही आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ा, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। बट इन कंपेरिजन, इफ मैं क्या करता हूँ, सारे सेटअप ऑन प्रीमाइज बेसिस पे करता हूँ। मतलब मुझे एक 10 GB के डेटा, 10 GB की रैम की जरूरत है और एक i7 प्रोसेसर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे परचेस करना पड़ेगा। मान लो 1 लाख का सिस्टम आ रहा था, 1 लाख मुझे अपफ्रंट देना पड़ेगा ना, पहले मुझे पे करना पड़ेगा, तब जाके मशीन मेरे पास आएगी। बट उस मशीन का मेरे पास इन फ्यूचर कोई यूज ही नहीं है, मेरा सारा काम हो जाता है, टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है, तो मशीन मेरे किस काम की फिर, वो मशीन तो ऐसे ही पड़े रहेगी, या तो आप सेकंड हैंड उसको कहीं दो या फिर रेंट पे दो, ये सारी चीजें है ना। तो आपको किसी सर्विसेज की जरूरत का है, किसी रिसोर्स की जरूरत आपको 1 महीने के लिए, तो आप क्या करोगे, 1 महीने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्या करोगे, वो सर्विसेज को रेंट पे ले लोगे, दैट्स इट। ऑन प्रीमाइस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट उसकी जरूरत आपको नहीं है, देन क्या करोगे, वो मशीन तो रखी रहेगी, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो इस केस में, और अगर मुझे ज्यादा कंपटीशन पावर की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, हासिल फ्री एप्पल, हासिल फ्री मुझे क्या करना है, मेरे बिजनेस गोल पे ही ध्यान रखना है। मुझे कोई ये नहीं कि यार आज सर्वर नहीं चल रहा, आज मशीन नहीं चल रही, आज शॉर्ट सर्किट हो गया, आज ये हो गया, आज डेटा खत्म, आज डेटा क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मुझे मेरा जो बिजनेस गोल है कि मुझे एजुकेशन कंटेंट बनाने और प्रोवाइड करने हैं यूजर्स को, दैट्स इट, मेरा इतना ही काम है। तो ये जो मैनेजमेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो काम है, रिसोर्सेज वाला काम है, वो सारा हम किस पे छोड़ देते हैं, अपना जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और इसके बदले में हम क्या करते हैं, इसको पे करते हैं मंथली बेसिस पे, या फिर सर्विस जितनी, मंथली बेसिस पे नहीं होता है प्लान, इसमें प्लान क्या होता है, जितना आप सर्विस को यूज करोगे। मान लो आपने 10 दिन सर्विस यूज की और 11वें दिन आपको उस सर्विस की जरूरत नहीं है, उस रिसोर्स की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली यू कैन डिलीट दैट इंस्टेंस, आप उस इंस्टेंस को डिलीट कर सकते हो। जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना होता है। तो ओवरऑल जो क्लाउड कंप्यूटिंग की पिक्चर है यही होती है कि, अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो क्लाउड क्या है, क्लाउड इज ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडर, है ना। क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है, क्लाउड इज ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो आपको डिमांड है एट अ टाइम वो आपको क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। और पे पर यूज बेसिस पे, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना होता है। तो ऑन डिमांड सर्विसेज, ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइडर, देन पे पर यूज सर्विसेज, दैट्स इट। और मेसिव कंप्यूटेशन पावर, जितनी आपको जरूरत है, अनलिमिटेड जितनी भी जरूरत है, आप उतना क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि now you have a basic understanding of a cloud computing and cloud service provider। ये बेसिक पिक्चर होती है क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बेसिकली बोलो तो ये पूरा क्या, आपका क्लाउड है, इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज रखे हुए हैं, और आपने क्या किया, लोकल पैसे, मतलब आपके घर से, आपके ऑर्गेनाइजेशन में से, आपकी कंपनी में से आप क्या कर रहे हो, इस सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो ये रिमोटली अवेलेबल है, मतलब रिमोटली प्रेजेंट है। अगर मैं AWS का सर्वर देखूँ, अमेजन का सर्वर देखूँ, तो वो डेटा सेंटर कहीं ना कहीं USA में है, कहीं मुंबई में होगा, बेंगलोर में होगा, तो वहाँ पे रखा हुआ है, बट मैं उसको मेरी कंपनी से यूज कर रहा हूँ। ये मशीन को मैं वर्चुअल फॉर्म में मेरे इस सिस्टम पे एक्सेस कर सकता हूँ, ये वाली मशीन को भी मैं इस सिस्टम पे यूज कर सकता हूँ। ये वाला यही कंसेप्ट होता है अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का। तो क्लाउड मतलब किस, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज दैट वी कैन यूज एज अ रिमोटली with the help of internet, okay, and in form of virtualization, in form of virtual, मतलब वर्चुअल फॉर्म। ऐसा नहीं कि मशीन में 10 GB का मशीन रखा, वो आपके घर डिलीवर करेगा अमेजन वाला कि ये आपने 10 GB का सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको हम ये दे रहे हैं, आपको जब भी जरूरत है यूज करो, देना हमको वापस रिटर्न कर दो, ऐसा नहीं होता। आप क्या करोगे, इसकी जो कॉपी होगी, इसकी जो रेप्लिका होगी, वो बनती है आपके लोकल पे, दैट्स इट। आप इसको एक्सेस कर रहे हो तो इसको आप वर्चुअल फॉर्म में ही एक्सेस कर पाओगे। ये होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड for today's session. Thank you so much for watching this video. If you have any doubt, and then you can message in a comment box, and you can contact me on my email as well. Thank you so much.